हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों क्या वाकई में भारत के सबसे बेहतरीन भाई, सबसे बेहतरीन दोस्त व्लादिमीर पुतिन ने दे दिया मोदी जी को सबसे बड़ा धोखा, ठुकरा दिया भारत का प्रस्ताव, पाकिस्तान के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बताएंगे किसने ये बड़ा दावा किया है, क्या वाकई में भारत को नाराज करके पाकिस्तान को JF-17 का इंजन दे रहा है रशिया। इस खबर की सच्चाई आपको बताएंगे दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला और क्या है विवाद की वजह, और एकदम से कहां से आई ये खबर और अचानक से मोदी सरकार की नाकामी कैसे बताने लगी कांग्रेसी। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी घेरने लगी मोदी सरकार को। दोस्तों बताएंगे क्या वाकई में व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा किया है भारत के साथ, या फिर रची जा रही है कोई बहुत बड़ी साजिश। इन सब बातों का करेंगे आज खुलासा। दोस्तों लगे हाथों आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर, चीन को करारा जवाब। भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, ड्रैगन की उड़ जाएगी नींद। बताएंगे कितनी लंबी सड़क दोस्तों उधर। भारत की चेतावनी से घबराया पाकिस्तान, ISPR की गीदड़ भभकी, कहा बिना झिझक और रोक टोक देंगे जवाब। कह दिया अगर अब भारत से हुआ युद्ध तो होगी भारी तबाही, हम नहीं हटेंगे पीछे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी गीदड़ भभकी दी है दोस्तों भारत को। तो उधर मुनीर ने ट्रंप को दे दिया बहुत बड़ा ऑफर, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बताएंगे ऐसा क्या ऑफर दिया है मुनीर ने ट्रंप को। तो वही दोस्तों भारत भी कम नहीं दोस्तों, भारत का महाप्रोजेक्ट हुआ पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी आखिरी कील। भारतीय किसानों की आ गई मौज, कैसे लगे हाथों बताएंगे। अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क पर मचा भारी बवाल, $1 लाख फीस के खिलाफ ठोक दिया मुकदमा। तो वहीं आपको बताएंगे किसने ये दावा किया कि भारत की तरक्की से डरा हुआ है अमेरिका। ट्रंप ने अपना व्यक्तिगत गुस्सा निकाला है भारत पर, व्यक्तिगत नाराजगी है ट्रंप की भारत के साथ। जी हाँ दोस्तों, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं है दोस्तों, और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अपना भारत। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और जो पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और सभी लोग कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां खबर आ रही है कि रशिया ने भारत की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक थर्ड फाइटर जेट्स के लिए RD-93MA एडवांस इंजन सप्लाई करने का फैसला किया है दोस्तों। ये जेट्स पाकिस्तान और चीन के संयुक्त उत्पादन का हिस्सा है, और अब इन्हें रशिया के इंजन मिलने से नई तकनीकी क्षमता हासिल होगी। भारत जो दशकों से रशिया का रणनीतिक साझेदार रहा है, उसने मॉस्को से अपील की थी कि पाकिस्तान के लिए यह डील रोकी जाए, और कारण ये बताया था कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत ने तर्क दिया था कि पाकिस्तान के एडवांस जेट्स में रूसी इंजन लगने से क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित होगा, लेकिन क्रेमलिन ने भारत की अपील को खारिज कर दिया दोस्तों। जैसा खबर में बताया जा रहा है, रूस ने स्पष्ट किया है कि यह डील रशिया और पाकिस्तान के रक्षा संबंधों के तहत की जा रही है, और इसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं है दोस्तों। ये दावा की जा रही है बहुत सारी खबरों के माध्यम से, बहुत सारे चैनल के माध्यम से, वो भी खास करके पाकिस्तान ने यह खबर जारी किया है। हम आपको इसकी सच्चाई भी बताएंगे दोस्तों, लेकिन पहले बताते हैं ऐसी खबरें आने के बाद कांग्रेस भी दोस्तों तुरंत मौका नहीं छोड़ा मोदी सरकार को घेरने का। उसने तुरंत इस मुद्दे को पकड़कर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया दोस्तों। यहां तक कि कांग्रेस ने कह दिया कि ये मोदी सरकार की बड़ी नाकामी है कि भारत का भरोसेमंद दोस्त भी भारत के खिलाफ चला गया। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से शनिवार को कहा गया कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों से हमारा सबसे भरोसेमंद साथी रशिया आज भारत की अपील को नजरअंदाज करके पाकिस्तान को RD-93MA इंजन देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये मोदी सरकार की उस व्यक्तिगत कूटनीति की एक और नाकामी को उजागर करता है, जिसमें राष्ट्रीय हितों से ज्यादा इमेज निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। कांग्रेसी प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये इंजन पाकिस्तान के चीन मेड फाइटर जेट्स JF-17 में लगाए जाएंगे। इस विमान के अपग्रेडेड वर्जन में उन PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। यहां तक कि वायुसेना प्रमुख ने भी कहा था कि ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने JF-17 का इस्तेमाल किया हो।
जयराम रमेश ने दोस्तों अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस सौदे पर जून 2025 में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई थी। ऐसे में सरकार को देश को ये बताना चाहिए कि आखिर उनकी आपत्ति के बाद भी रशिया जैसा पुराना और भरोसेमंद साथी अब पाकिस्तान को सैन्य सहयोग क्यों दे रहा है, जबकि हम उनसे S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं और स्टील्थ सुखोई 57 विमानों की खरीद पर बात कर रहे हैं। अब आपको रियलिटी बताते हैं दोस्तों। जैसे ही ये खबर आग की तरह पाकिस्तान के बाद भारत में फैली, यानी कि पाकिस्तान की मीडिया चैनलों के माध्यम से ये खबरें फैलाई गई दोस्तों, और जैसे ये खबर भारत में आई आग की तरह फैल गई और विपक्ष ने भी इसको पकड़ लिया। मोदी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा, जैसा कि हमने आपको कांग्रेसियों का बयान बता ही दिया। लेकिन दोस्तों जब आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चाई पता लगना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको बता दें, एक मीडिया चैनल है वायोन, आप जानते होंगे, उसने रशिया के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, इस मुद्दे पर जानने की कोशिश की। तो दोस्तों उस वायोन न्यूज को रूसी सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि क्रेमलिन की पाकिस्तान के साथ में ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की डील नहीं हुई है। जी हां, पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की मीडिया भारत और रशिया के बीच संबंधों में दरार पैदा करने की कोशिश के तहत ऐसे फेक खबर को फैला रही है। जी हां दोस्तों, रूसी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। रशिया ने पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करने की खबरों को पूरे तरीके से गलत बता दिया है। रूस के सूत्रों ने कह दिया कि भारत के साथ उनके संबंध काफी गहरे हैं और काफी विश्वसनीय हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ सहयोग का स्तर वैसा नहीं है, तो भारत को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी तरफ से ऐसा कोई भी ना तो कदम उठाया गया है, ना ही ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा। ये एश्योरिटी दोस्तों रशिया ने भारत को दी है सूत्रों के हवाले से। बाकी TRP के लिए मीडिया दोस्तों कुछ भी छापती है, कुछ भी कहती है, इसीलिए हम कहते हैं अच्छी खबरों को पाने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए से आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग, क्योंकि इस खबर को जानने के बाद हम भी काफी चौंक गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना भरोसेमंद साथी रशिया भारत के साथ भारत के पीठ में, मोदी जी के पीठ में छुरा कैसे घोंप सकता है। जबकि हाल ही में ये खबर आई थी कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, वो दिसंबर में भारत की यात्रा पर भी आने वाले हैं और ऐसे में उनके आने के बाद S-500 मिसाइल पर डील हो सकती है, साथ ही साथ और भी S-400 को लेकर बातें हो सकती है। ऐसे में अगर आपको भी पूरा विश्वास था कि रशिया ऐसा नहीं कर सकता है तो वी ट्रस्ट ऑन रशिया कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है भारत और रशिया के बीच में दरार पैदा करने की। अगर आप भी मानते हैं पाकिस्तान कभी इन नापाक कार्यों में सफलता हासिल नहीं कर पाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो दबा दीजिएगा, और इस वीडियो के अंत में जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों उसमें शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पता चले कि इस खबर की सच्चाई क्या है और कैसे दुनिया में फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अब नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां दोस्तों बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बोले तो BRO ने एक बार फिर अपने अदम्य साहस और इंजीनियरिंग कौशल से इतिहास रच दिया है। संगठन ने लद्दाख के मिगला पास पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क तैयार कर दी है दोस्तों। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड BRO के ही नाम था, जब उसने उमरलिंग ला पास पर 19,024 फीट पर सड़क बनाई थी। BRO की प्रोजेक्ट हेमांग टीम ने जब इस सड़क का निर्माण पूरा किया तो चोटी पर तिरंगा भी फहराया गया। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। ये सड़क सिर्फ कंक्रीट और डामर की नहीं बल्कि देशभक्ति और जज्बे की भी पहचान है। दुनिया की सबसे ऊंची ये सड़क माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा ऊंची है दोस्तों। नेपाल में बना माउंट एवरेस्ट का साउथ बेस कैंप 17,598 फीट और तिब्बत का नॉर्थ बेस कैंप 16,900 फीट पर है। यानी अब भारत के पास दुनिया का सबसे ऊंचा रोड नेटवर्क है। इस सड़क के बनने से पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। लद्दाख की खूबसूरत झीलें जैसे क्यून तसो, चिलिंग तसो और प्रसिद्ध तसो मोरिरी झील तक पहुंचना अब पहले से आसान हो जाएगा। हानले ऑब्जर्वेटरी जैसे आकर्षण भी अधिक लोगों तक सुलभ हो पाएंगे। BRO की एक और बड़ी उपलब्धि हाल ही में हनले चुमार रोड का उद्घाटन है। 91 किलोमीटर लंबी इस सड़क ने 14,500 से 17,200 की फीट ऊंचाई को पार करते हुए कठिन दर्रों जिनमें साल साल लापास भी शामिल है को जोड़ दिया है, और साथ ही भारत के पहले गांवों तक अब पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो चुका है दोस्तों। वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत विकास तो कर ही रहा है। क्या ये बात सही है दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग? आपकी क्या है निजी राय? हम आपकी राय जानना चाहते हैं इस मुद्दे पर, इस सवाल पर जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन BRO को थैंक यू कहना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
पाकिस्तानी सेना ने शनिवार रात को भारत को बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो विनाशकाली तबाही होगी। यदि शत्रुता का एक नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, हम बिना किसी हिचकिचाहट के साथ जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान आक्रामकता को बढ़ावा देने का प्रयास है। इससे दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता है। साथ ही आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के दिए गए बयान कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा भूगोल में रहना है या नहीं। अब इस बयान पर जवाब दिया है पाकिस्तान ने, कह दिया है कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आती है तो मिटना दोनों तरफ से होगा। पाकिस्तानी सेना ने आगे कहा कि जिन लोगों की मंशा नया नियम बनाना है उन्हें समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने अब एक नया तरीका अपना लिया है। ये तरीका तेज, निर्णायक और विनाशकारी होगा। बेवजह की धमकी और बेतहाशा हमलों का सामना करते हुए पाकिस्तान की जनता और सशस्त्र बलों के पास दुश्मन के हर इलाके तक लड़ने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है। इस बार हम भौगोलिक सीमाओं के पीछे छिपने की धारणा को तोड़ देंगे और भारतीय क्षेत्र के सबसे दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाएंगे। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो इसका असर दोनों तरफ होगा। यानी इतनी बड़ी धमकी दोस्तों, इतनी बड़ी गीदड़ भभकी कह सकते हैं आप, पाकिस्तान ने भारत को दी है। मतलब ट्रंप की जी हजूरी करने के बाद ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को कि वो शाबाश शेर बन गया है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वो धमकी किस देश को दे रहा है। दोस्तों मुनीर के इस धमकी पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं भारत के चाबहार के नजदीक बंदरगाह बनवाना चाहता है पाकिस्तान। दोस्तों अमेरिका को दे दिया बड़ा ऑफर, बता दें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति का बार बार कहना है कि उन्होंने ही इन दोनों देशों के बीच के युद्ध को रुकवाया है। पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया, लेकिन भारत ने अमेरिका के रोल से ही इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ गई, लेकिन भारत अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को भारत द्वारा बनाए जा रहे चाबहार के नजदीक बंदरगाह बनाने का ऑफर किया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सलाहकारों ने अरब सागर पर एक बंदरगाह बनाने और उसके संचालन के लिए अमेरिका के अधिकारियों से संपर्क किया है। इस योजना में अमेरिकी निवेशकों द्वारा बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के बंदरगाह शहर पजनी में एक टर्मिनल बनाने और संचालन की बात कही गई है। यह जगह अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह भी है जिसकी देखरेख चाइना करता है। जहां अमेरिका को पोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया गया, उस इलाके को पसनी कहते हैं। पसनी ग्वादर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं भारत द्वारा बनाए जा रहे चाबहार बंदरगाह से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका द्वारा पोर्ट बनाए जाने के बाद पाकिस्तान भू राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार संभाल पाएगा। तो वहीं आपको बता दें, वहीं दोस्तों भारत का महाप्रोजेक्ट हुआ पूरा, पाकिस्तान की अब बुरी किस्मत के ताबूत में लगा दी गई आखिरी कील, किसानों की आ गई मौज। बता दें पाकिस्तान सिर्फ इसीलिए चिंतित नहीं है कि उसका प्लान बांग्लादेश में विफल हो रहा है, बल्कि वो इसलिए भी चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान जाने वाला भारत का पानी अब वहां ना जाकर भारतीय खेतों में ही बहने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस वाटर स्ट्राइक की चर्चा है, पाकिस्तान को सूखा रखने का जो प्लान है उसका पहला चरण पूरा हो गया है। दोस्तों बड़ी खुशखबरी वाली बात है, रावी नदी का एक बूंद भी पानी अब पाकिस्तान नहीं जा रहा है। जिस पानी से पाकिस्तान में खेती होती थी वो पानी अब कश्मीर के खेतों में हरियाली लाने लगा है, क्योंकि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट अब पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। दोस्तों रावी नदी के अतिरिक्त पानी को रोकने के बाद अब इसका वितरण जम्मू कश्मीर में ही शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान का जो जल दान किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत का पहला लक्ष्य रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से पूरी तरह रोकना था। जी हाँ दोस्तों, वाकई में अपने भारत ने करके दिखा दिया, पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दे पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती होगी कहर बरपाने वाले एयर डिफेंस गन की, जो 1 मिनट में दागती है 3000 राउंड। जी हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, 1 मिनट में 3000 राउंड। बता दें भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा पहल मिशन सुदर्शन चक्र के तहत AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदने के लिए स्टेट ओन्ड एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी एविल को टेंडर जारी कर दिया है। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया है कि सेना ने 6 AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम की खरीद के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां
दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप वीजा वॉर के बीच 7 देशों ने भारतीय टैलेंट को न्योता दिया है। दोस्तों रोजगार के नए अवसर भारतीयों के लिए खुलते नजर आए हैं। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वीजा वॉर से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन इस बीच दुनिया के 7 बड़े देशों ने भारतीय टैलेंट पूल पर नजरें जमा ली है। इनमें आईटी हब यूरोपीय देश फिनलैंड और दुनिया के दूसरे नंबर की टॉप यूनिवर्सिटीज वाला ताइवान प्रमुख है। 5 अन्य देश कनाडा, जर्मनी, यूके, दक्षिण कोरिया और चीन ने भी उदार वीजा की पहल की है। ये सभी भारतीय आईटी, मेडिको और अन्य साइंस प्रोफेशनल्स को अपने देश में आने का न्योता दे रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में H1B वीजा की वन टाइम फीस बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी। H1B वीजा कैटेगरी में हर साल 70% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स होते हैं। H1B वीजा के लिए पहले औसतन 6 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान हुआ करता था। इसे दोबारा फीस देकर 3 साल के लिए रेन्यू किया जा सकता था। अगर सालाना 88 लाख रुपए के हिसाब से जोड़े तो अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में 5 करोड़ 28 लाख रुपए चुकाने होंगे। दोस्तों यानी खर्च 50 गुने से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में दूसरे देश भारतीयों को तगड़ा ऑफर दे रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ इतना ही नहीं, वहीं भारतीय रिसर्चर के लिए कोर्ट पहुंच गए कई संगठन। ट्रंप की नई H1B वीजा नीति को दे दी तगड़ी चुनौती। दोस्तों ठोक दिया इस मुद्दे पर मुकदमा। बता दें अमेरिका में H1B वीजा आवेदनों के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क के खिलाफ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, धार्मिक समूह, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और अन्य लोगों के एक समूह ने शुक्रवार को एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। समूह ने मुकदमा दायर करते हुए कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन की इस योजना ने नियोक्ताओं, श्रमिकों और संघीय एजेंसियों को अराजक स्थिति में डाल दिया है। मुकदमे में कहा गया है कि यह अमेरिका में नवोन्मेष एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और नियोक्ताओं को विशिष्ट क्षेत्रों में रिक्तियां भरने का अवसर प्रदान करता है। इसमें बताया गया कि मुकदमे में अदालत इसे इस आदेश पर तुरंत रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। तो वहीं दोस्तों पूर्व रॉ प्रमुख ने चौंकाने वाला बयान दे दिया। कहा भारत की तरक्की से डरा हुआ है अमेरिका, भारत से उसकी व्यक्तिगत नाराजगी है। जी हां, ANI को दिए इंटरव्यू में पूर्व रॉ प्रमुख विक्रम सूद ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान संबंध हाल ही में मजबूत हुए हैं क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम में अपनी भूमिका के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का खंडन किया है। पूर्व रॉ प्रमुख ने अमेरिका में डीप स्टेट की भूमिका पर जोर दिया जो भारत की आर्थिक प्रगति में बाधा बन रहा है। विक्रम सूद ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान संबंध ट्रंप की निजी नाराजगी से शुरू हुआ जब हमने ट्रंप को तथाकथित युद्ध विराम का श्रेय देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी ट्रंप के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, शुक्रिया मेरे प्रभु, आप नोबेल पुरस्कार के योग्य हो। उन्होंने कहा कि डीप स्टेट यही तो कर रहा है, वे नहीं चाहते कि भारत आर्थिक रूप से तरक्की करे। अमेरिका भारत की आर्थिक वृद्धि से भयभीत है क्योंकि भारत और चीन अब 2 बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि इसका कोई राष्ट्रवादी हित नहीं है क्योंकि जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं वे इसे हिंदू राष्ट्रवाद बना देते हैं। डर यह है कि चीन में एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और उन्होंने चीन से सबक सीख लिया है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन की ओर से नया बयान सामने आया है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि भारत को अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। हम दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भारत को आदेश नहीं दे सकते, हम भारत को ऑर्डर नहीं दे सकते। साथ ही ग्रीर ने यह भी संकेत दिया है कि रशिया के साथ अपने संबंधों को भारत सीमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही रूसी तेल से दूरी बना रहा है। ट्रंप ने हालिया समय में लगातार भारत के खिलाफ फैसले लिए हैं। ट्रंप ने भारत के सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है। दोस्तों ऐसे में हर कोई भारत के समर्थन में भी खड़ा दिखाई दे रहा है और खुद अमेरिकी लोग, ट्रंप प्रशासन के लोग कहते नजर आ रहे हैं कि तुम भारत पर हुक्म नहीं चला सकते। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया था न्योता। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 और 9 अक्टूबर 2025 को भारत की यात्रा पर होंगे। यह प्रधानमंत्री स्टारमर का भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की पुष्टि कर दी है। दौरे के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होने की संभावना है जिसमें व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्टी नेताओं ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर जाया गया। 87 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को इस सप्ताह की शुरुआत में पेट में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन अब सुधार दिख रहा है। संभव है कि उन्हें आज या कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाए। तो वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां
बिहार चुनाव के बाद ही क्या बीजेपी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? आखिर राजनीतिक गलियारों में क्या है, इसको लेकर अटकलें बता दें। भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में आजकल बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही बढ़ाया जा चुका है। अब पार्टी के भीतर ये सवाल उठ रहा है कि क्या नया अध्यक्ष कब चुनाया जाएगा और अब इस महत्वपूर्ण पद पर कौन बैठेगा। उधर बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। हालांकि पहले बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत थे कि बिहार चुनाव से पहले ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा है दोस्तों। दरअसल अब चुनाव आयोग की टीम बिहार में है और आने वाले हफ्ते में चुनाव की घोषणा की उम्मीद है। ऐसे में अब इस पर कोई फैसला मुश्किल लगता दिखाई दे रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार और ईसी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एवं डॉक्टर विवेक जोशी के नेतृत्व में ईसीआई प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को पटना पहुंच चुका है दोस्तों। यानी कि आप मान सकते हैं कि बिहार चुनाव के बाद ही बीजेपी जो है वो अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष को घोषित करेगी। उससे पहले कोई चांस या कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, लालू राबड़ी के घर के अंदर मचा हंगामा, लोग बोलने लगे चोर विधायक नहीं चाहिए। दरअसल बिहार के मुख्यमपुर विधानसभा से आरजेडी विधायक सतीश कुमार के विरोध में शनिवार को स्थानीय लोगों ने पटना स्थित लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सरकारी आवास में घुसकर जमकर हंगामा किया। लोग विधायक को दोबारा टिकट न देने की मांग कर रहे थे। लोगों ने जोर से नारे लगाते हुए कहा कि चोर विधायक नहीं चाहिए, सतीश कुमार को हराना है। मुख्यमपुर विधानसभा क्षेत्र से आए सैकड़ों लोग अचानक लालू राबड़ी के घर के अंदर घुस गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक सतीश कुमार ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया और जनता की समस्याओं की अनदेखी की है। इस कारण उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।